कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। इस संसद सत्र के अब बचे हैं मात्र अंतिम 24 घंटे और कोई उम्मीद मत रखिए कि उसमें कुछ होने वाला है, लेकिन आज बहुत कुछ हुआ था। आज होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। पहले उन्होंने कहा कि मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, स्टूडेंट्स के मुद्दे पर जवाब दूंगा, जो विपक्ष जानना चाहता है सब बताऊंगा, चर्चा करिए। फिर लिखित में चिट्ठी भी जारी कर दी स्पीकर को उन्होंने कि आप विपक्ष से बात करिए, समय निर्धारित कीजिए, चर्चा कराइए और मैं जवाब दूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा वी डोंट केयर, हमें नहीं सुनना भाषण अमित शाह जी का। तो अब बात यह हो रही है कि राहुल गांधी को एक्चुअली सच में सुनना है नहीं कि जो अमित शाह कहना चाह रहे हों। राहुल गांधी के दिमाग में कुछ और चल रहा है और राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में भी कुछ चल रहा है। मैं आज इससे आगे की बात कर रहा हूं। ये तो हो गया कि अमित शाह सदन में आए, अमित शाह ने जब ऑफर किया तो राहुल गांधी को नहीं चाहिए। ये बात कहानी पुरानी हो गई है सर, कहानी यहां से आगे की जाननी है। आज विनोद अग्निहोत्री जी प्रोग्राम में आ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, मर्चराइज एजेंसी के डायरेक्टर। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। बिना कागज के आज आप आए हैं, मतलब आज आप सब मन में हैं आपके सारे आंकड़े, आज जो भी आपको बता आज उनकी तरह है जो महिला नीट वाली थी ना, सब मन में रट ले गई थी सारे सवाल। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा है इस्तीफा। राहुल गांधी को सच में होम मिनिस्टर का जवाब नहीं चाहिए। राहुल गांधी को चाहिए विकेट या क्रेडिट, दोनों में से जो मिल जाए। विकेट तो मिलना नहीं था, एक तो मिल चुका धर्मेंद्र प्रधान का, सर उनको नहीं मिला ना, प्रॉब्लम ये है। बच्चों को मिला, वो ले गए सीजेपी वाले, जंतर मंतर वाले। अब राहुल गांधी को पिछले 23 दिन से क्या मिला, सवाल इस बात का करना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी शायद अब अगर होम मिनिस्टर आगे जवाब दे देंगे तो अंतिम बात तो उन्हीं की मानी हो जाएगी ना, लास्ट में जवाब तो उन्हीं का ही है। तो अब राहुल गांधी क्या लेके करेंगे जवाब का, पॉलिटिकली देखें तो ठीक है। तो और उधर से उनको भी सूट कर रहा है, चलो सत्र निकल गया, कोई बात नहीं, नहीं होता जवाब, नहीं होता सही। लेकिन कुछ बात ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पर्सनल हो गया राहुल गांधी और अमित शाह जी के बीच में। मुझे तो कम से कम ऐसा दिखाई देता है, उनकी भाषा में भी दिखाई देता है। या वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस मैं कुछ एक्सट्रैक्ट करूंगा इस सरकार से इस सत्र के दौरान, जो शायद मुमकिन नहीं हो पाया, सरकार ने होने नहीं दिया। क्या है कहानी? हाँ, गृहमंत्री अमित शाह के केस में अगर आप देखें तो पर्सनल तो उनका रहता ही है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों को लेकर राहुल गांधी का अप्रोच एकदम पर्सनल वाला ही रहता है। वो लगता नहीं कभी कि वो एक जो राजनीतिक तौर पे जो एक ब्रिज रहना चाहिए, वो सहजता थोड़ी हो, वो नज़र नहीं आता। प्रियंका गांधी के साथ नज़र आता है, वो चाहे पीएम के साथ प्रियंका गांधी का हो तो या फिर गृहमंत्री अमित शाह के साथ हो तो वो तो रहती बात है। और सोचिए ना कि उनके हिसाब से, राहुल गांधी के हिसाब से आप सोचिए तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे बार बार जो सिक्योरिटी वाली बात कहते हैं, जिसके गृहमंत्री अमित शाह 30 गाड़ियां चले, आज भी उन्होंने बोला 30 गाड़ियां लेकर के आते हैं यहाँ पर। उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन सोचिए ना कि भाई जिस प्रकार के प्रिविलेज्ड क्लास में वो थे, जैसा सिक्योरिटी का तामझाम जो सारी चीज़ें रहती थी, अगर इस सरकार में वो चीज़ें वापस हुई, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी खींच कितनी रहती होगी राहुल गांधी की, तो वो तो निकालेंगे। जैसे मान लीजिए घर के बाहर हज़ारों पुलिसकर्मी रहते हैं, अरे हम लोग भी जाते हैं उधर, कौन से। तो ये बताइए कि फिर अब ये तो आप लगातार प्रोग्राम में बता रहे हैं कि उनको नहीं चाहिए था जवाब, उनको कभी भी नहीं चाहिए था राहुल गांधी को। चाहिए क्या उनको? एक दिलचस्प चीज़ ये पता चली, जैसे आज सरकार से हमने ये पूछा, सरकार के बड़े लोगों से, कि आखिर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो जैसे संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना था कि इस बात को कहना कि आखिर समय में गृह मंत्री अमित शाह तैयार हो रहे हैं, वो तो शुरू से जब मैं बीएससी की बैठक में जाता था तो हर बार सरकार के नुमाइंदे के तौर पे तो मैं ही होता था, तो मैं इस बात को कहता ही था कि जब आप लोग चाहे चर्चा होगी। ये हमेशा से सरकार ने ऑफर बोले, हमेशा से हमने ये कहा उनको कि भाई जब आप कहें उचित नियम की तरह स्पीकर तय कर लेंगे, वो चर्चा होगी। तो फिर वहाँ पे वो चढ़ावा चोरी, फिर दूसरे इशू, वैसे करके। तो होता क्या है कि सरकार और विपक्ष के बीच एक अंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि सत्र जब चलता है तो सरकार का मुख्य काम होता है कि आप अपना बिल पास करा लें। विपक्ष के हिस्से में क्या, बिल विल तो है नहीं उनके हिस्से में, तो उनका काम यह है कि भाई हमारी थोड़ी राजनीति चमक जाए, तो हम थोड़ा दबाव बना लें, 2-3 दिन सदन की कार्रवाई बाधित कर दें, कुछ हंगामा कर दें, फिर उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बीच का रास्ता निकाल के कार्रवाई चल पड़ती है। बाहर से वो चीज़ें बहुत समझ में नहीं आती है, लेकिन अंदर ऐसा ही रहता है। वो कई बार अपोजिशन के लोग बता देते हैं कि नहीं 2 दिन तो हमें करने दीजिए, हमारे लिए बड़ा इशू है, 2 दिन तो हम हंगामा करेंगे, फिर उसके बाद बीच का रास्ता एक निकलता है। इसमें शुरू में सरकार को ये लगा कि थोड़े दिन शायद ये होगा, उसके बाद फिर गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो राहुल गांधी वाली बात आपने बताई ना कि या तो उनको क्रेडिट चाहिए था
क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये काम हम करें तो हमारे लिए दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी सौरभ? की सरकार के एक बड़े सोर्स का ये कहना था कि जब बहुत ज़्यादा ये दिखा कि उनको डिस्कशन पे आना है तो कुछ चीज़ें बताई गई कि फिर गृह मंत्री का जब जवाब होगा तो ये चीज़ें कही जाएंगी, और वो इन्फॉर्मेशन आ गया है। और उसमें 4 या 5 ऐसी चीज़ें थी जो बताई गई इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड। इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड। अच्छा। उसमें झारखंड का कोई लेना देना नहीं, यहाँ से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें अनुसंधान के साथ आ गई हैं, मतलब सदन में बोलने लायक आ गई। सदन में स्वाभाविक तौर पर गृहमंत्री अमित शाह बोलेंगे तो एकदम उसके हिसाब से आपके पास प्रमाण होना चाहिए। तो उस रूप में बोलने की स्थिति थी, और वही वजह है कि, और ये चीज़ आपको बहुत लॉजिकल इस लिहाज से लगेगी कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं बाहर, वो चाहे तो डिबेट के दरमियान भी वो बोल सकते हैं, डिबेट के बाद वो वॉकआउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको सुनना ही नहीं है, इसके पीछे क्या वजह? चलिए, कभी डिबेट डिस्कशन जवाब का मुद्दा था या हमेशा से पॉइंट स्कोर करने का था इस सत्र में? गृह मंत्री वाला, हाँ, गृह मंत्री वाला मामला। देखिए गृह मंत्री का मुद्दा तो इनके हाथ में लगा। पहले तो मुद्दा शिक्षा मंत्री का था, जब नीट के पेपर लीक होने के बाद बच्चे धरने में बैठे और जंतर मंतर पे अनशन चल रहा था, तो मुद्दा तो शिक्षा मंत्री थे, तो गृह मंत्री तो उसमें थी नहीं। गृह मंत्री तो तब पिक्चर में आए जब 20 तारीख को कार्रवाई हुई, जब पुलिस एक्शन हुआ और उसमें लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का प्रयोग हुआ, ये सारी चीज़ें जब हुई तब गृह मंत्री आए बीच में, तो गृह मंत्री का मुद्दा हाथ में आया। चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा छात्रों के हिस्से में चला गया था, ये बात तो है ना भाई ठीक है, राहुल गांधी भी मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, लेकिन दबाव तो सरकार पे छात्रों का पड़ा, जो सरकार इस्तीफा देने के लिए। सरकार ने बात भी उन्हीं लोगों से की। हाँ, बात भी उन्हीं से की, उन्हीं से बात करके। हालांकि हाउस में भी यही हो रहा था कि इस्तीफा पहले होगा, उसके बाद बात होगी, इस्तीफा पहले हो, तो लेकिन मुख्य दबाव सड़क का था, संसद का दबाव उतना नहीं था, सड़क का था, और वो मिल गया। उसके बाद गृह मंत्री पिक्चर में आ गए। गृह मंत्री जब पिक्चर में आ गए तो ये एक मौका विपक्ष को हाथ में लगा, खासकर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि भाई इस मौके पर, इस मुद्दे पर सरकार को हम दबाव में ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में सरकार दबाव में थी भी। जिस तरह सारी घटनाएं हुई थी और सामने फैक्ट्स आ रहे थे, पहले कहा कि साहब पैलेट गन नहीं थी, भी पैलेट गन का फैक्ट आ गया, फिर गोली नहीं चली, फिर उनके घायल आ गए, फिर वो लाठी, मतलब तमाम तरह अलग अलग फैक्ट्स आ गए, तो उससे सरकार दबाव में आई। और इसीलिए जब नकल, वो क्या कहते हैं, पेपर वाला, जब पेपर लीक वाला बिल आया, तो गृह मंत्री नहीं आए उसमें। उस समय चाहते तो उस समय आके वो उस डिबेट में हिस्सा लेकर जो उनको कहना था वो कह सकते थे, मुद्दा तो वही था, लेकिन वो नहीं आए। तो क्या नहीं, उस समय तक सरकार दबाव में थी, और सरकार को लग रहा था ये बिल पास हो जाएगा तो हमारा थोड़ा बनेगा मामला ठीक, और उसके बाद हम विपक्ष का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन विपक्ष ने जो दबाव बनाया, और चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार संसद में नहीं आए, हाउस के अंदर, सदन में नहीं आए, तो उससे विपक्ष का हौसला और बढ़ा। उनको वो स्कोर कर रहे थे, पब्लिक में तो मैसेज यही जा रहा था ना कि वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो नहीं आए। तो पब्लिक में जब मैसेज आता है कि होम मिनिस्टर भी नहीं आ रहे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आ रहे, तो लोगों को लगता है क्यों नहीं आ रहे, तो वो एक दबाव बन रहा था। अब जब सरकार कह रही है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री हम बोलने के लिए तैयार हैं, सरकार के पास फैक्ट्स आते हुए बता रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स में सरकार बता सकती है, तो विपक्ष क्यों चर्चा पर रहा है? उसका कारण है ये कि एक तो मान लीजिए सरकार बोलती है, जवाब देती है, गृह मंत्री तथ्यों के साथ भाषण देते हैं, और उसमें आखिर में फिर छपेगा और मीडिया में तो गृह मंत्री का ही आएगा, तो विपक्ष वो मोर्चा छोड़ना नहीं चाहता, नंबर एक। दूसरा, जब हाउस एडजॉर्न हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा, और बिना सरकार के जवाब दिए, तो राहुल गांधी को खास करके अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कहने का मौका मिलेगा कि देखिए हम तो जवाब मांग रहे थे गृह मंत्री से, गृह मंत्री नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं आए सदन में, तो वो स्कोर करेंगे पब्लिक के बीच में। स्ट्रेटजी समझो आप, वहाँ तो जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से कोई होगा नहीं, पब्लिक मीटिंग में तो वन वे होता है ना, तो वो एक मुद्दा अपने हाथ में लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। वो अलग बात है कि सरकार बार बार कह रही है कि भाई हम जवाब देने को तैयार नहीं आ रहे हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे माहौल में सुनी जाती है वही जो दिखाई सर, वो तो जो अपनी बात सुनवा ले पब्लिक को, लेकिन ये 4 दिन तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है ना कि सरकार कह रही है आओ बात करते हैं। अब होम मिनिस्टर ने इसलिए चिट्ठी भी दिखा दी, मीडिया में आज बयान भी दे दिया, उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको नहीं सुनना। पेशबंदी कर रही, इसलिए चिट्ठी दिखा दी, चिट्ठी। अब सरकार, विपक्ष कह रहा है कि काम पहले कर लेते, पहले चिट्ठी दे देते, पहले कह देते कि हम जो है तैयार हैं। उसका जवाब होम मिनिस्टर ने आज दिया कि भाई जब हंगामा हो रहा है तो हंगामे में जाके हम क्या करते हैं। आज उन्होंने इसके पहले हंगामा नहीं हुआ क्या? होम मिनिस्टर आए नहीं क्या पहले?
हंगामा तो सदन में पहली बार तो नहीं हो रहा, इसके पहले भी कितनी बार हंगामा हुआ है। मणिपुर को लेकर कितना हंगामा होता रहा, तब तो होम मिनिस्टर बराबर आते रहे, आते नहीं आते थे जब हाउस नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, ये बात तो पब्लिक भी समझती है ना कि आप क्यों नहीं आ रहे, कब रहे। चूंकि उस वक्त आप सरकार दबाव में थी, इसलिए आप नहीं आ रहे थे। और अब जब आपके पास है कुछ कहने के लिए, आप कहना चाहते हो तो विपक्ष नहीं तैयार हो रहा है। मामला ये है, अब विपक्ष अपने पॉइंट स्कोर कर रहा है, क्यों सरकार को लगता है कि अब अगर चर्चा हो जाएगी तो हम स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मामला यही फंसा हुआ है। और कल का एक दिन बाकी है, अब सदन मतलब हाउस बड़ा भी नहीं है। आप तो लोगों का मन पढ़ते हैं, तो ये जो महीना गुजरा पार्लियामेंट का, तो इसमें कौन स्कोर कर गया? मुझे लगता है कि देखिए सौरभ जी कि यदि अमित शाह जी चाहे प्रधानमंत्री जी फ्लोर पे नहीं है और जवाब देने के लिए, मुझे नहीं पता, मुझे ये जानकारी होती है कि जब विपक्ष एक डिमांड करता है स्पीकर से रिटेन में कि भाई हम इस मुद्दे पे बातचीत करना, मुझे नहीं पता कि अभी तक विपक्ष ने कोई लिखित दिया था कि आप नीट के ऊपर या इस आंदोलन के ऊपर कोई जवाब दें। बार बार पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ने बोले कि भाई आप लिखित तो दीजिए मुझे। जब तक वो लिखित नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस बात को मुद्दे को लेकर, मीडिया कवरेज से पार्लियामेंट के अंदर चर्चाएं नहीं होती हैं। आप वहां इसलिए आप थे कि आपको 3 विधेयक का जो आने वाला था जिसको लेकर काफी चर्चाएं थी, वहां पे सबसे अधिक विपक्ष को था कि ये बिल को नहीं लाना है। और हमारे लिए मुद्दा क्या है, मैं नीट का मुद्दा है जो काफी अभी नैरेटिव बना हुआ है, इस पे हंगामा करते रहे ताकि पार्लियामेंट न चले और इस बिल को रोका जा सके, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ाहट उनकी जो है उस बिल को लेकर। रही बात मुद्दे की, बात सरकार ने बार बार इस चीज को कहा कि भाई जब हंगामे हुए तो इसमें स्टूडेंट कितने थे, नॉन स्टूडेंट कितने थे। जैसे हम लोगों ने एक बार चर्चा किए थे कि भाई ये जरूरी थोड़ी है कि नीट का हम आंदोलन करने जाएं परीक्षा को लेकर तो उसमें नीट के ही विद्यार्थी आए। एकदम सही बात है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा से कितना उनकी दूरी थी, इस बात को देखिए कि झारखंड में लोगों ने हेमंत सोरेन जिस सरकार के विरुद्ध में उनका आंदोलन था, उनके पिताजी का फोटो सामने लेकर खड़े थे। कहीं आप नहीं देखे होंगे कि हेमंत सोरेन या उनके पूरी सरकार के ऊपर गाली लिखी हुई बच्चे लेकर बैठे होंगे। फर्क समझिए कि स्टूडेंट में और नॉन स्टूडेंट में क्या मतलब है। जो मैं बार बार आपसे आपके प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पे जितने लोग थे उसमें 10% स्टूडेंट है, 90% वो लोग थे जो बाहर तो ले गए ना इस्तीफा अपना। मैंने कहा कि सरकार की गलतियां भी वो तो अपना काम करा। मैं तो उस समय भी बोला था कि सरकार गलती की है। यहाँ पे विद्यार्थी से छोड़कर जब आप जाएंगे गुंडे ऐसे तत्वों के साथ बात करने के लिए, इस तरह की चीजें होंगी। मैं साफ उस समय भी बोलता था और इस समय भी बोलता कि वहां स्टूडेंट नहीं थे, वहां गुंडे टाइप के लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे। और उन्होंने पूछ रहा हूं क्या लोगों को ये ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने सरकार को दबा लिया? देखिए कुछ तो चीजें नैरेटिव तो बनी है, इसमें दो मत नहीं है। और वो सिर्फ एक जगह दिख रहा है, वो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, और वो इसलिए दिख रहा है कि चूंकि यहां पे चुनाव है। यदि उन्होंने इलाहाबाद का जो क्षेत्र चुना था वहीं पे उसी विश्वविद्यालय, मैंने आपसे बताया था कि हम लोग 10 विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग ये चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं सरकार और सरकार के कार्यशैली पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां पे राहुल गांधी को लेकर थोड़ी पॉजिटिव दिख रहे थे बच्चों में। अच्छा, उस स्टेट में जहां अखिलेश यादव का अपना मुख्यमंत्री के तौर पे अभी दावा उनका है कि मैं बनने जा रहा हूं, उनको कम पॉपुलैरिटी मिल रही थी, उसके अपेक्षा राहुल गांधी को ज्यादा समर्थन। और ये यही कारण था कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो चुनाव किया था अपनी सभा को उसलिए किया था। काम हो गया राहुल गांधी का। लेकिन यही वो करना चाहते थे, बस वहीं तक था। उसके बाद अब कहां जाएंगे, उसके बाद कहां जाए। आज पार्लियामेंट ठीक है, कल को समाप्त हो जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब तुलनात्मक बहस होगी, और उस तुलनात्मक बहस में आप पिछड़ जाएंगे। राहुल गांधी का आप कोई भी ऐसा बताइए कि जब पार्लियामेंट के अंदर बहस में सरकार को घेर पाए हैं, वो डायरेक्टली नहीं घेर पाते हैं। नहीं, यहाँ दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बहस हुई नहीं तो कौन भारी पड़ा, ये बात ही नहीं उठती। तो वो नहीं चाहेंगे ना। नहीं तो सरकार के तो बिल पास नहीं हुए ना। आज तो वो FCRA वाला भी जेपीसी को चला गया। वो तो कल ही हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे ना भाई, ये भी तो लोग ने देखा ना, ये सरकार नंबर होते हुए भी सरकार अपना काम नहीं करवा पाई फाइनली भी। और जेपीसी पे भी आज मतलब वो तो चला गया FCRA, उनकी तो मांग थी कि विड्रॉ ही हो, ये बिल आना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी तो एकदम से उस पर निश्चिंत थी कि इसमें विड्रॉ ही होना चाहिए। और वो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था कि शुरू से इस बात को कहने के लिए हम इस बिल पे साथ नहीं रहेंगे, वो उसमें एक कंटिन्यूटी थी। दूसरा, बाकी दल भी उनके साथ आ गए। हालांकि ये सोचने वाली बात वाकई बड़ी दिलचस्प है कि जिस माइनॉरिटी को लेकर बात कही जाती है, तो जो फॉरेन फंडिंग आता है
उसमें 16-17% सिर्फ क्रिश्चियन एनजीओ को जा रहा है। तो यहाँ पर तो फिर 80% से ज़्यादा तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू एनजीओ है जिनके पास फंड आ रहा है, तो प्रोटेस्ट तो उनको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की विदेश से धन आ रहा है और अगर उसको रेगुलराइज किया जा रहा है तो आपके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वो नैरेटिव भी फिर सामने तो जाएगा ही ना, कि अगर आप किसी प्रावधान को लेकर जरूर आपत्ति कर सकते हैं कि नहीं ये प्रावधान ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये तो तब होता है ना जब उस पर चर्चा हो। जो आज जब ये बिल जेपीसी को भेजा जा रहा था तो यही कहा गया कि भाई अगर वहाँ पर जाने के बाद हर प्रावधान पर चर्चा होगी, इसको विड्रॉ करने का क्या मतलब है। तो वहाँ तो सरकार आई, लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं कि एफसीआरए को लेकर सरकार दबाव में दिखी, सरकार के एजेंडे में वो था कि इस बिल को पास कराना है, वो नहीं करा पाई। उसमें दबाव में आने के पीछे कई सारे फैक्टर्स थे, उसमें अपने फैक्टर्स भी इनके थे, जैसे अब मिजोरम के मुख्यमंत्री मानिए आगे जो बात कह रहे हैं, डीएमके का सपोर्ट आपको चाहिए, डीएमके के सांसद के साथ जो डेलीगेशन आया था उसने जो बात कही, आंध्र प्रदेश में जो क्रिश्चियन है वो टीडीपी की इनकी सरकार है वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, गोवा में, केरल में, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सरकार, क्योंकि माहौल इस रूप में था, अगर ऐसा नहीं हुआ रहता, छात्रों का प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो शायद सरकारी लोकल पॉलिटिक्स के अलावा क्या, मुझसे किसी ने कहा ये, और एनडीए अलाइंड एक नेता ने कहा कि इसमें कोई अमेरिका का दबाव तो नहीं है इसमें, मतलब उनके यहाँ भी खूब मुद्दा सेनेटर ने जो हाँ, क्योंकि वहाँ से एकदम कहा गया, वो कंसर्न तो वहाँ से था ही, तो इसमें भी आप सीधे सीधे उसको ओवररूल भी आप कैसे करेंगे कि हाँ उन्होंने जो कंसर्न जताया उस पर ध्यान ही नहीं रखा गया होगा, खासतौर पे तब जब इस तरह का कदम आया। तो वहाँ से जो कंसर्न वो लोग जताया, जैसे मान लीजिए कि सर्जियो गोर की बात कर लें या जेडी वांस की बात कर रहे हैं, उन लोगों की भी जो बातचीत हो रही है, हो सकता है वो अपना कंसर्न जताया होगा लोग, उसमें ये होगा कि बेहतर है कि आप अपने घर में अगर बहुत मजबूत हैं तब आप कोई फैसला ले ले तो चलता है, अगर आप घर में भी दिक्कत आई है तो ज़्यादा बेहतर सरकार ने समझ में आया कि हाँ अभी इसको भेज के जेपीसी घर में गिरे हुए बाहर से भी है तो। और आज अमित शाह के हिसाब से सौरभ आप देखें कि अमित शाह का जो लेटर था स्पीकर, उसमें लेटर में क्या है कि संसद में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन पर चर्चा, मतलब सीधे सीधे तो स्पेसिफिक वो कह रहे हैं ना कि भाई हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर आप आम लोगों को कैसे ये समझा पाएंगे कि भाई गृह मंत्री अमित शाह जिनसे चर्चा के लिए हमने लगातार मांग की, वो जब चर्चा के लिए जवाब देने के लिए आने को तैयार है तो हम नहीं सुन रहे हैं। नहीं, इसमें तो कहीं ग्रे एरिया है ही नहीं, आपने ठीक कोट किया, संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु। और इसमें दूसरी चीज देखें सौरभ कि शुरू में कांग्रेस के या अपोजिशन के नेता बार बार इस बात को कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे, गृह मंत्री का इस्तीफा थोड़ा ही मांग रहे हैं, गृह मंत्री पे तो चर्चा सिर्फ चाह रहे हैं। शुरू में लगातार अपोजिशन के द्वारा इस बात को कहा गया। उसमें राहुल गांधी ने जो पोजीशन ली थी ना कि भाई या तो आपने आपके आदेश से नहीं, ये लास्ट में आया, शुरू में तो सिर्फ ये आ रहा था कि चर्चा चली या आपको पता नहीं था, तो अगर आपके आदेश से हुआ तो आप इस्तीफा दें, और आपको पता नहीं था तो आप इनकॉम्पिटेंट। इन दोनों राहुल गांधी का स्टैंड नहीं सर, ये उन्होंने ये इस स्टैंड पर वो ग्रेजुअली आए, बाद में आए। पहले वो यही कहते थे कि हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे, चर्चा मांग रहे, सदन में तो आओ, पहले वो ये बोलते थे। नहीं, घटना के बाद राहुल गांधी का अगर आप शुरू से देखा, राहुल गांधी शुरू से ये बात अच्छा चलिए ये भी मान लेते हैं, अगर वो लगातार ये कह रहे थे, तो फिर स्टेटमेंट किस बात का, फिर आप इस्तीफा मांगो ना सीधे। नहीं वो तो ठीक है, वो स्टेटमेंट वो कह रहे थे कि आप बताइए कि आपको पता था, हाँ, आपके आदेश पे गोली चली, बताइए और फिर इस्तीफा दे नहीं, या आपको नहीं पता बताने के लिए ही तो चर्चा हो रही है, भाई सुन तो लीजिए। हाँ, आज में आइए हाउस में, आप सुनिए। आप हाउस में ये बताइए कि आपके आदेश पे हुआ या आपको पता नहीं है, किसी ने कर दिया। तो ये भी आज बोला होम मिनिस्टर ने कि भाई ऐसे थोड़ी कोई किसी भी चीज पे जवाब हो जाता है, कोई डिस्कशन होगा तो उसमें जवाब होगा, और वो किसी रूल के डिस्कशन जवाब तो डिस्कशन में ही होता है, जवाब तो मतलब हमेशा जो है जब चर्चा होगी तभी होगा। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, हालांकि कई बार बिना चर्चा के भी सरकार स्टेटमेंट देती है, ऐसा नहीं कि हमेशा चर्चा ही हो, सरकार कई बार विपक्ष मांगता है कि भाई इस पर सरकार में बयान दे, तो बयान भी दिया जाता है, कोई जरूरी नहीं चर्चा ही हो, और चर्चा में भी बयान दिया जाता है, दोनों स्थिति। आपको लगता है कांग्रेस को या राहुल गांधी को लगता हो कि इस वक्त हमने कॉर्नर कर रखा है बिल्कुल सरकार को, मतलब एक होता है ना कि मतलब विपक्ष हावी है पूरी तरीके से, क्या कोई ऐसी परिस्थिति थी? नहीं, उनको तो लगता है, उनको लगता है, कांग्रेस को लगता है, राहुल गांधी को भी लगता है, और कांग्रेसियों को ये लगता है कि भाई अभी तो इस वक्त पहली बार उनको लगता है कि हमने सरकार को दबाव में लिया है। मतलब इसके पहले भी जैसे मान ली मणिपुर पे था, नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव ले आए उसके बहाने, तो वो उनको लगता है पहली बार हमने यह सरकार को कॉर्नर होना पड़ा, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही पूरे सदन में नहीं आए, तो इसको वो मानते हैं कि हमने दबाव में लिया। ये उनके लोगों से अगर बात करो, कांग्रेस के नेताओं से, जो खास करके जो राहुल गांधी की टीम के लोग हैं, तो उनका ये मानना है। तो आमतौर पर ये बातें जो है पार्लियामेंट सेशन में तो बहुत हाईलाइट होती है, रोज जो है इसी पे चर्चा होती है, आप स्पॉटलाइट में रहते हैं, सारे मुद्दे भी बहुत चलते हैं,
बियॉन्ड दैट ये इसको पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो इसका कैसा फायदा ले सकती है? भाई बियॉन्ड दैट कहा ना, बियॉन्ड दैट जब राहुल गांधी की रैलियां होंगी, पब्लिक मीटिंग होगी, तो उसमें ये कहेंगे कि भाई छात्रों पर ये हुआ और हमने गृह मंत्री से जवाब मांगा, गृह मंत्री नहीं आए, जो उनकी शैली है कि उनको वो सदन में नहीं आए, डर गए, ये सब बोलेंगे वो जैसे जैसे बोल रहे हैं वो। तो झारखंड ने फिर लोगों के दिमाग में झारखंड बीजेपी वाले झारखंड बोलेंगे, वो थोड़ी झारखंड बोलेंगे, झारखंड तो बीजेपी के लोग बोलेंगे ना। आज बड़ा जोर से कहा उन्होंने, मैं झारखंड के मुद्दे पे चुप नहीं हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन उनके मंत्री इरफान अंसारी ने तो साफ बोला कि वहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ। जो फोटो दिखाया जा रहा है वो तो मीडिया का क्रिएटेड है, वो मीडिया ने क्रिएट किया है। तो क्यों नहीं अपने, ठीक है हेमंत सोरेन को नहीं बोल पा रहे हैं, इरफान अंसारी को तो रोक सकते हैं। ये तो बीजेपी वालों को करना है ना वहाँ पे, तो बीजेपी वाले उसको अभी के दिखावे उसमें से। अभी यही है ना कि पॉलिटिकल उसको किया जाए कि ना किया जाए। बीजेपी चाहे, हो सकता है कि वो चाह रही हो कि बाबूलाल मरांडी रोज बयान दे रहे हैं, रोज छात्रों नहीं, लेकिन छात्रों के बीच नहीं जा रहे हैं, वही नहीं, अभी छात्रों के बीच खाली गए, वो मिलकर चले आए, कोई उसके अंदर नहीं गए। एबीवीपी का अलग से बंदी हुई है। बीजेपी की भी तो एक दुविधा है, उसको हेमंत सोरेन का भी तो समर्थन लेना है ना डिलिमिटेशन पर, उनके सांसदों का बड़ा दिक्कत है भाई। डिलिमिटेशन बिल पर जो जेएमएम के सांसद है। कठिनाई वो नहीं है। देखिए सौरभ जी, जिस दिन एक विंडो उनसे भी तो चलती है, हेमंत से भी बातचीत की। झारखंड में जिस दिन सीबीआई की जांच हो जाएगी, हेमंत सोरेन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे उस चपेटे में। आप इस चीज को मत भूलिए। सारी बातें मानने के लिए सरकार तैयार है, एक चीज को छोड़कर, कोई सीबीआई की। और उसमें जो सबसे बड़ा वहां पे रोड़ा बन रहा है, अभी सुनील श्रीवास्तव जो उनके ओएसडी है, उनकी बेटी का नाम है कि नहीं, उस पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, चूंकि नाम और उसके नाम बेटी के नाम से मिल रहा है, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। लेकिन सारे नेता के तो बच्चे हैं। राधा कृष्ण मोहन जी का ले लीजिए, जो वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके देख लीजिए भाई का। तो सरकार यहाँ से, सुप्रिया भट्टाचार्य जो जेएमएम के माने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उनकी पत्नी रिजाइन करके वहां जाकर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बनी। उस रूल को हटाया गया था कि बाहर के लोगों को नहीं। आप अंदर की बात बता रहे हैं, लेकिन दबाव तो इधर दिखता है कि बीजेपी ने बनाया हुआ है झारखंड वाले मुद्दे पे रोजाना। और राहुल गांधी के आज रिएक्शन से भी लग रहा था जैसे उनको बार बार कह रहे हैं कि मैं अप्रिशिएट नहीं करता, और जिन शब्दों का जैसे इस्तेमाल मीडिया के लिए कर रहे हैं कि चूहे बन जाते हैं। और दिलचस्प सौरभ तब था कि जब वो इस बात को कह रहे हैं तो उनके ठीक पीछे टेलीविजन की एक जर्नलिस्ट जो कि कांग्रेस पार्टी कवर करती थी, उसके बाद जर्नलिज्म छोड़ के वो उनकी टीम को ज्वाइन कर चुकी है और उस समय वहाँ मौजूद थी। तो मीडिया का ये रूप दिख रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा है उसने इस्तीफा दिया, वो आपके पीछे खड़ा है और उस समय इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। टारगेट ढूंढते हैं राहुल गांधी। और प्रियंका गांधी ने भी आज बोला ऐसे कि भाई हम लोग सवाल, आप लोग नहीं पूछते तो क्या हम लोग भी सवाल पूछना छोड़ दें। सर मुझे बताइए कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से कोई आदमी जाके ये कहता है कि होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट ये दिया है और होम मिनिस्टर ने कहा है कि आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं, ये कोई गलत सवाल पूछ लिया राहुल गांधी से? सवाल पूछना काम है पत्रकारों का, सवाल तो पूछने चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए सवाल? मतलब बल्कि राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए, अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए, प्रियंका से भी पूछना चाहिए, मोदी से भी पूछना, सबसे सवाल पूछना चाहिए। हमारा काम ही सवाल पूछना भाई। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारा काम क्या है? खाली ये तो बाइट जर्नलिज्म जो शुरू हुआ है ना पिछले 10-12-15 सालों से, उसने बेड़ा गर्क किया है पूरे पत्रकारिता का, कि नेता ने बाइट दे दी और हम वो बाइट लेके चले आए। बाइट लीजिए नेता, लेकिन काउंटर क्वेश्चन तो करिए, कोई भी नेता हो। हम लोग करते थे, हम तो अटल जी, अडवाणी जी, इन सबसे करते थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर से वो उनसे भी करते थे काउंटर क्वेश्चन, और उसके पहले भी नरसिम्हा राव से जिन और आज उनके चिढ़ने की बात इतनी वजह थी कि वो बोल रहे थे और एक जो रिपोर्टर ने बीच में, उनको शायद रिपोर्टर को लगा कि उन्होंने बात कंप्लीट कर ली है, पॉज आया, तो उसमें उन्होंने कुछ पूछना दोबारा शुरू किया, ऐड करना शुरू किया अपने सवाल में, तो वो उस पर जो है जिस तरह की बात वो कह रहे थे ना, या तो खुद ही अपना उनका दौर याद नहीं होगा। जैसे यूपीए सरकार के समय में वो सिर्फ एक सांसद थे, ठीक, सांसद के तौर पे आप डेली जा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हाँ जब पकड़ के बाइट लगाने की कोशिश करे या कुछ करे। सोनिया गांधी सिर्फ एक सांसद थी, उनके साथ भी ये नहीं होता था।
तो जब आप सरकार में होते हैं तो सरकार के बड़े लोगों को, बात मसला सिर्फ गृह मंत्री पे भी नहीं है, जब ये समझ में आ जाता है कि ये मंत्री रोज नहीं बोलते तो डेली डेली आप उनके सामने माइक नहीं लगाएंगे। बाकी जो मंत्री है ऐसे हैं जो कि रोज बोल देते हैं, जैसे गिरिराज जी के सामने डेली माइक लगता है, दिन भर में 10 बार माइक लगेगा, वो तो उतरते ही देखते हैं। राजनाथ जी नहीं बोलेंगे। मैं ये क्रेडिट राहुल गांधी को भी देता हूं कि राहुल गांधी इस मामले में आजकल मीडिया में वो दिन में 2-3 बार बात कर लेते नहीं हैं। तो उसको वो अत्याचार समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर माइक लग जाता है, इसलिए लग जाता है कि आप अपोजिशन चाहते में हैं तो कह हैं। रहे हैं, हमको सोचना चाहिए हाँ कोई आपने ये लिबर्टी दी है मीडिया को, क्योंकि आप बात करते हैं लगातार। आपकी जरूरत है, लिबर्टी नहीं दी है, मैं तो अपोजिशन कह में रहा आप हूँ हैं। कि ये तो अच्छी बात है भाई, उनकी तो शिकायत ही ये रही है कि हमको मीडिया नहीं दिखाता था। तो अब अगर मीडिया आपको 3 बार दिन में माइक लगा रहा है तो यानी आपको दिखाने के लिए तो लगा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसको भी लेना और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो तब माइक माइक ज्यादा लगता ही लगता है, है। तब माइक लगता है, क्योंकि आपके पास बोलने को बहुत कुछ रहता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। सरकार के लोग कम बोलते हैं। ठीक बात है। जैसे यूपीए के टाइम पे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली पे माइक लगता था, जैसे ही निकलते थे उन पे माइक हमेशा वो लगता था। बोलने को क्योंकि ज्यादा वही बोलेंगे। वही बोलते थे। एनीवे कह रही है उनकी शिकायत जाने कब दूर होगी। SIR के समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे कर्नाटका समय, उस समय भी सिलेक्टेड लोग का वो उन्होंने चुनाव किया था कि आप क्वेश्चन कीजिएगा, दूसरा करता तो उसको पास करते थे। नहीं, वो आजकल तो उन्होंने अब ये भी तो आजकल देखिए, कांग्रेस ने उसका तरीका निकाल लिया। वो सवाल जो है वो पहले बार दे दिए जाते हैं लोगों को। देखो ये तो सब जगह होता है। नहीं तो लेकिन ये तो आक्षेप लगाना ना, कांग्रेस हो ये- या बीजेपी हो या जो भी हो, ये नया ट्रेंड चला है पिछले वही वो ओपन फोरम जैसा नहीं है। फोरम जैसा नहीं है कि जैसे, बल्कि होता तो ये भी होने लगा कि मान लीजिए कोई ओपन फोरम किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मान लीजिए मैंने अगर सवाल किया तो हो सकता है या इन्होंने किया और मैं सरकारी हूँ या पार्टी का हूँ तो मैं उसको काउंटर कर दूंगा तुरंत उस टाइम, इसके पहले कि नेता बोले। अब तो ये होने लगा है कि आपस में एक दूसरे के सवाल को काउंटर कर देते हैं। लेकिन सर ये नहीं होता था कभी कि जैसे राहुल गांधी से पूछा गया कि वो दिल्ली पुलिस के जिन अफसरों अधिकारियों को मारा गया, उनके परिवार के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको क्या कहना है, तो आप बीजेपी के लिए काम करते हैं क्या? What is this? वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है केवल। उस आदमी ने थोड़ा सा प्रतिकार भी किया था कि आप ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। एनीवे हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, तो ये अब से नहीं हो रहा है, ये कुछ कई सालों से हो रहा है अभी ये। और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर जो छवि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना सौरभ, जैसे हाँ, जो कह रहे हैं कि गुब्बारा फट गया। गुब्बारा फटा, और जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप देखिए कल तेलंगाना के डीजीपी, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, तेलंगाना के डीजीपी करगुट्टा की पहाड़ी में, जहाँ पर नक्सलियों का ऐसा साम्राज्य था कि वहाँ पर जब ऑपरेशन के लिए भी लोग जाते थे, स्पेशल फोर्सेस के लोग, तो तुरंत ऑपरेशन करके निकल के भागते थे। 50 साल में पहली बार डीजीपी वहाँ गया। अच्छा, पिछले 50 सालों में तेलंगाना के एक हिस्से में वहाँ का डीजीपी पहली बार जा रहा है वो जगह। क्यों? क्योंकि नक्सलियों को ख़त्म कर दिया गया है। तो अमित शाह की छवि उससे बनती है। आज कश्मीर में आपने देखा होगा कि सिर्फ श्रीनगर छोड़िए, कुपवाड़ा, पुलवामा, गुलमर्ग, अलग अलग जगह से तिरंगा यात्रा जो निकल रहा है। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि तिरंगा और वंदे मातरम वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, देश के जो टॉप 10 शहर हैं उसमें से 8-8, 9-9 कश्मीर के शहर आ रहे हैं। अमित शाह की छवि उन सब चीज़ों से बनती है। लेकिन देवेंद्र जी एक बात आप मानेंगे, सरकार को इस वक्त बहुत शिद्दत से एक कमबैक की जरूरत है। लेकिन नक्सलियों वाले जो बता रहे हो ना, सही है, श्रेय इस सरकार को देना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश में नक्सलियों को वाइस राजशेखर रेड्डी ने खत्म कर दिया था बहुत पहले। इसीलिए आप देखिए सारा नक्सली जो प्रेशर था वो छत्तीसगढ़ में था और झारखंड में था पिछले 10 साल से। वहाँ से सीधे शिफ्ट हो जाता था, शिफ्ट वहाँ हुआ। से जैसे हुआ शिफ्ट हुआ। तो लेकिन राजशेखर रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने जो होशियारी की थी कि पहले बुलाया बातचीत के लिए, वो बातचीत के लिए सारे अंडरग्राउंड लीडर आ गए और बातचीत असफल हुई। और जब वो गए जंगलों में, उनके पीछे लोग लग गए, मतलब उनको ट्रैक कर लिया गया और उसके बाद चुन चुन के वो निपटाए गए। तो ये कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट सरकार को क्रिएट करने की जरूरत है अपने लिए। इस पिछले जो कुछ हुआ इसके बाद अब वो कैसे होगा ये पता नहीं, क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ा कंसर्न तो ये सरकार के लिए है और होना ही चाहिए कि खास तौर पे जो एक माहौल क्रिएट कर दिया जा रहा है, उस माहौल को आप कैसे काउंटर कर सकें नए तरीके से। माहौल जैसे सोशल मीडिया, जेन जी, इंस्टाग्राम पे अगर 15, 17, 18 साल के बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं तो उनके कंसर्न को पहले आप कैसे एड्रेस करें, और दूसरा कोई अगर मैन्युफैक्चर्ड अभियान चल रहा है तो उसको कैसे काउंटर करें। वो तो जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे मैन्युफैक्चर चलाया जा रहा है, वो चलता ही है। आप भी अपने हिसाब से चलाते हो, वो भी अपने हिसाब से चला रहा है, तो वो काउंटर करना सरकार की ही जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। वो एक कंसर्न है। मुझे लगता है कि जैसे अभी जब टीम आएगी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो उसमें एक चीज़ ये किया गया है कि पहले यूथ को माना जाता था 25 साल के बाद के यूथ को उनसे आउटरीच करना, अब उसको और घटा के 15, 16, 17 साल से बच्चों से ही ये तो सीखा उन्होंने। कम्युनिकेट। हाँ, ये एक सबक इससे सीखा है। वरना एक माहौल बन जाता है और माहौल बनने टीम के कब बाद तक आ रही है? बहुत जल्द आ जाएगी, बहुत ही जल्द, काफी लेट हो गया। बहुत जल्द, मतलब 2, 4, 5 दिन, 6 दिन इस टाइप से। 17 तारीख, 18 तारीख कभी भी आ सकता है।
बताया जा रहा है कि ऑलरेडी है। आप कुछ बीजेपी समर्थक, मोदी समर्थकों में कुछ निराशा है क्या? नहीं, कुछ देर के लिए तो है, लेकिन जैसे देवेंद्र जी ने बोला कि नई टीम आएगी तो एक नए उत्साह के साथ काम करेगी। मुझे इतना जरूर है कि इस बार इस पूरे 15 दिन या 1 महीने का जो प्रकरण हुआ जंतर मंतर वाले को लेकर, मुझे लगता है कि बीजेपी का मीडिया सेल जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ा है। जिस तरीके से उसको काम रहा, आईटी भी कर सकते हैं, मीडिया भी कर सकते, दोनों वो कमजोर इसलिए पड़ा है कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरी भूमिका अभी कितने दिनों तक की है और क्या मैं कितना काउंटर करूं। नहीं तो जिस तरीके से वीडियो यदि मान लीजिए कि जंतर मंतर भूमिका ही तो पता नहीं ना, पार्टी तो पता है। नहीं, वो कठिनाई आती है ना, किसी को लगता है कि नहीं भाई हमको कुछ आगे बढ़कर जाना है या हमें कुछ सत्ता एक कॉम्प्लिसेंसी ला ही देता है। हाँ। सत्ता में रहे तो ऑन योर टो, जब झटका लगता है तो फिर ऑन योर टो सब आते हैं। लेकिन इतना जरूर कह कि यदि राहुल गांधी जी आज खुश हैं इस प्रकरण से, कल कमबैक यदि बीजेपी करेगी तो उनके लिए बहुत ज्यादा कमबैक क्या होगा, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। अभी होगा, आप देखते रहिए, क्योंकि बीजेपी इतना शांत नहीं बैठेगी। दिसंबर के बाद सारा चुनाव है उनको, और अगले साल उसका वो भी स्टेट है जहां पे पिछले कई सालों से, माने 2000 से वो कब्जा करके बैठी हुई है, वो है गुजरात का। ओ, वो तो अगले साल नहीं, अगले साल है, लेकिन अगले साल दिसंबर में है, लेकिन ये तो मेन यूपी है। चुनाव तो यूपी वही करे ना कि आप यूपी हार नहीं सकते, जीतना ही है। और यदि आप एक पूरे माने ये आप खबर दे रहे थे या ये बता रहे थे बीजेपी को जीतना, एकदम जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। अब अभी मैं कैसे बता दूं कि नहीं जीती रही है, क्या करूं? अब वहां तक गाड़ी न लेकर जाइए, लेकिन वो एक अलग मैटर है। वो तो हम लोग जिस दिन आएंगे डाटा पर तो उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो जाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे तो। नहीं, डेटा है, सब है, लेकिन उसको कंबाइन करके लेकर आऊंगा आपके साथ। इलेक्शन अभी जो फीडबैक मिल रहा है, टफ इलेक्शन का मिल रहा है। देखिए, कुछ जगहों पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी बैक हो रही है या हार रही है। ये बात है। टफ का मतलब ये नहीं है, टफ मतलब ये कि दोनों के लिए। देखिए, हम लोग ने जैसे देवेंद्र जी क्या होता है ना कि देखते हैं कि बीजेपी में कितनी डी ग्रेड की सीटें हो गई और समाजवादी पार्टी की डी ग्रेड कितनी सीटें हैं। यदि आज के डेट में आप देखेंगे तो बीजेपी के पास ज्यादा डी ग्रेड की सीटें इसलिए मिल ये कि इसके पास सीटें ज्यादा हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अभी समाजवादी पार्टी के लिए 100 भी आगे निकालना है, अभी उनको 100 पार करना है। लेकिन जैसे एक चीज समझें कि 2014 का लोकसभा चुनाव जी, फिर 19 का लोकसभा चुनाव, फिर 24 का लोकसभा चुनाव, तीनों लोकसभा चुनाव को आप देखें तो डाउनग्रेड है। ठीक, विधानसभा चुनाव को देखें तो 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, उसमें भी नीचे की तरफ है। तो उस हिसाब से एक लॉजिकल सी बात होती है कि चैलेंज तीसरी बार में एंटी इनकम्बेंसी रहेगा तो टफ फाइट तो होगी। फाइट तो होगी। मैंने क्या कहा कि जो चीजें अभी दिख रही हैं, बीजेपी को 200 से ऊपर आगे बढ़ना है और समाजवादी पार्टी को 100 पकड़ना है। तो आप 100 की लड़ाई कर रहे हैं, आप 200 से ऊपर की लड़ाई कर रहे हैं। और कैसे कहेंगे, वो कह तो दिया उन्होंने कि सपा 100 की लड़ रही है लड़ाई। 100 से ऊपर जाने के लिए लड़ रही है। बताइए, एंटी इनकम्बेंसी वो विधायकों को लेकर के है या पार्टी को लेकर? नहीं, सिर्फ विधायकों को लेकर है। देखिए, किसी भी स्टेट का यदि उस मुख्यमंत्री का पब्लिक के बीच में इमेज नहीं गिरा है, उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, तो हम लोगों के लिए एक बड़ा सबक होता है। क्योंकि ये मैसेज पब्लिक के बीच में रहता कि आप आज के डेट में मुस्लिम एरिया में जाइए, वो एक बात जरूर कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो योगी आदित्यनाथ ने किया उसका कोई सवाल नहीं। वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के साथ तुलना नहीं। लेकिन वो मुस्लिम वोट देगा कि नहीं देगा, ये एक अलग मैटर है। लोग जो बोलते हैं और जिन मुद्दे पे समर्थन करते हैं, वो मुद्दे से वोट कितना आ रहा है उसका एक एनालिसिस हम लेकर आएंगे, आपको उसको बताएंगे क्या होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज के डेट में ठीक है, चीजें दिख रही हैं। ये भी दिख रहा है कि पूर्वांचल में क्या हो सकता है, अवध में क्या हो सकता है, आप बुंदेलखंड में क्या कर सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कर सकते हैं। लेकिन एकदम गायब वाली स्थिति नहीं है, और जब तक एकदम गायब होने वाली बीजेपी की स्थिति नहीं आएगी तब तक समाजवादी पार्टी के लिए कठिन है। ब्राह्मण लोग, पंडितों क्या? पंडित हमेशा बीजेपी के साथ था और अभी भी रहेगा। अच्छा, एक बात बता रहे, पंडित क्यों समाजवादी पार्टी के पास? नहीं, इसलिए जाएगा कि कैमरा के आगे वो बोलता है तुम मिश्रा हो, तुम पंडित हो। यदि इस वचन से ब्राह्मण को लगता होगा कि नहीं हमारे समर्थन में है, तो मुझे तो आश्चर्य होता है। नहीं मनोज जी, मैं दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए, मतलब दो चीजें होती है, एक तो नाराजगी होती है, एक होता है रूठना। तो ब्राह्मण रूठा है या नाराज है? देखिए, दोनों स्थिति में नहीं है। रूठा भी नहीं है, रूठा भी नहीं है, और इसलिए नहीं उठा। देखिए, आप लोग विकास दुबे वाला का पूरा दिल्ली मीडिया ही बोलता था कि विकास दुबे जो है ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता हो गया। आपको भी हम ही मिले।
कि मैं बता उस समय भी सौरभ जी मैं एक बात हम भी मानते थे सर, गैंगस्टर मरा था, उसकी काहे की सिंपैथी थी किसी को? कोई सिंपैथी था, लेकिन सारा मीडिया तो देखते थे किस तरह से करते हैं। गैंगस्टर भी था, दूसरा उसने जितने मर्डर किए थे, अत्याचार किए थे, उसमें ब्राह्मणों का संख्या बहुत ज्यादा थी। सारा जमीन उसने कब्जा कर रखा था। जो विकास दुबे के पुलिस वालों को मार के लाश का ढेर लगाएगा और नहीं, कोई इसके पुलिस- साथ किसी के सानू। लेकिन आपने देखा किस तरह से सौरभ, narrative पुलिस चल वालों रहा से था। पहले भी जो मर्डर विकास ने किए ना, संतोष शुक्ला, वो ताराचंद पांडे, वो जो वो थे ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, मैं तो उस इलाके का हूँ ना। जी। मैं तो जहाँ से विकास दुबे आता, मैं तो गाँव रिश्तेदारियाँ नातेदारियाँ सब वहाँ पर हैं, तो मैं जानता हूँ कि अखिलेश जी का तो उन्होंने बता दिया। कांग्रेस का कुछ ग्राफ बढ़ रहा है क्या यूपी में? कांग्रेस का देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पहले भी कहा, कांग्रेस का ग्राफ अकेले कांग्रेस का लड़ेगी तो नहीं बढ़ेगा। कांग्रेस को के साथ रह के समाजवादी पार्टी को फायदा ये मिलेगा कि मुस्लिम कंसोलिडेट होगा और दलितों का एक सेक्शन जो है, जो दुखी है मायावती के निष्क्रियता से या उनके बीजेपी से हॉबनॉबिंग से, वो आ सकता है। On its own कांग्रेस कुछ नहीं है। जो लोकसभा चुनाव में भी आया, लोन अभी कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं कि कांग्रेस अकेले लड़के 50 सीटें जीत ले या 70 सीट जीत ले, वो अभी मुझे नहीं दिखता है। कांग्रेस के प्रति थोड़ा ट्रैक्शन है लोगों का बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोग जो बीजेपी के वोटर हैं वो भी कहते हैं कांग्रेस मजबूत हो तो हम कांग्रेस को वोट दे दें। अच्छा। ये कहते हैं लोग, खासकर अपर कास्ट के लोग शहरों में। जैसे मैं तो जाता रहता हूँ कानपुर और लखनऊ सब, तो वो कहते हैं लेकिन कांग्रेस मजबूत नहीं, हम क्या करें। तो ये एक फीलिंग कांग्रेस के प्रति बनी है, लेकिन वो अकेले लड़ करके कांग्रेस कर पाएगी, आई डाउट। राहुल गांधी के लिए कहीं किसी सेक्शन में ट्रैक्शन बढ़ा हाँ, है? राहुल गांधी के लिए बड़ा ट्रैक्शन निश्चित रूप से बड़ा है। जो राहुल गांधी की पहले हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे, खारिज करते थे, वो अब मानते सीरियसली लेते हैं। लेकिन वही है, पार्टी जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी, खाली नेता से नहीं होता ना, नेता और पार्टी दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। पार्टी का संगठन और नेता की लोकप्रियता। अब नेता मान लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टियां नहीं तो क्या करिएगा, और पार्टी बहुत कुछ करे, नेता नहीं है। तो इसलिए अभी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती उसके संगठन की है। उसके पास संगठन बहुत कमजोर है उसका। चलिए सर, अब एक ही दिन रह गया पार्लियामेंट का, ठीक है, कल देखते हैं, कल वहां से भी कुछ तो हो, सुबह कुछ सैनिटाइज हो जाएगा, सुबह ही हो जाएगा। देखना सिर्फ ये रहेगा कि अनिश्चितकाल स्थगित या साइनेडाई या फिर प्रोरोग किया जा रहा है कि नहीं। अगर प्रोरोग नहीं किया जा रहा है तो आप फिर ये मानिए कि आगे कोई स्पेशल सेशन के लिए, मतलब स्पेशल सेशन नहीं, इसी सेशन के लिए आगे 3-4 दिन के लिए बुलाया जा सकता है। अगर प्रोरोग कर दिया गया साइनेडाई के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति करते हैं, तो फिर उसके बाद नया सेशन बुलाना पड़ेगा। ये बात फिर कल करेंगे। सरकार भेजेगी राष्ट्रपति को। बहुत शुक्रिया विनोद जी, प्रोग्राम में आने के लिए आपका धन्यवाद। मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र शुक्रिया आपका भी।